हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक बार और एक मॉडल पेपर राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा के लिए आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी हमने 5 मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, इसमें हम प्रत्येक पर्सन की व्याख्या है वो करते जाएंगे। दोस्तों, ये कैसा लगा, आपके लिए लाभदायक हुआ या नहीं हुआ? दोस्तों, इसमें कितने पर्सन आपके सही होते हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? साथियों, क्रिया क्रम के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चे फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं। कौन बच्चे? बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। रजत दूध पी रहा है। क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। बिल्कुल सही है। मनीषा ने कार खरीदी। क्या खरीदी? कार खरीदी। मोर नाचता है। नाचना दोस्तों हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 2 है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तो साथियों, एक होता है सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। एक होता है साथियों विशेषण। तो जो कि 4 प्रकार के होते हैं, उनमें सबसे पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, मतलब ऐसा सर्वनाम जो कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता हो। तो दोस्तों सीधी सी बात है, सार्वनामिक विशेषण जहाँ होगा वहाँ या तो सर्वनाम जोड़ सर्वनाम होगा, या मतलब या तो 2 सर्वनाम लगातार आएंगे, या दोस्तों सर्वनाम जोड़ संज्ञा आ सकती है। तो वहाँ अगर ऐसा संयोग हो तो दोस्तों आप समझ लेना वहाँ कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। रैली में लाखों लोग पहुंचे। थोड़ा दूध लाया हूँ। किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं। वह खंबा गिर जाएगा। तो दोस्तों वह शब्द सर्वनाम है और खंबा एक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों वह यहाँ विशेषण के रूप में आया है और वह आपको पता है एक सर्वनाम है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वन मानुस। वन मानुस में कौन सा समास है? सबसे पहले बता दूं, इसका जो समास विग्रह होता है वह होता है वन में रहने वाला वन मानुस, मतलब जो वन में रहता है वह है मनुष्य। तो दोस्तों सबको पता है द्वंद्व में और छिपा होता है, और अथवा या तत्पुरुष में कारक चिन्ह होते हैं, बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है और द्विगु में गणना पद आते हैं। तो साथियों इस प्रश्न में वन में रहने वाला मानुस, तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, समास के कितने भेद होते हैं? तो साथियों आप सबको पता होगा समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और बहुब्री समास। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ, तो इसका जो समास विग्रह होता है, नीले हैं कंठ जिसके, जिसे हम शिवजी भगवान को कहते हैं दोस्तों नीलकंठ। तो ये इसमें बहुब्री समास हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि दोस्तों बहुब्री समास में अन्य पद प्रधान होता है और इसमें अन्य पद प्रधान है। तो दोस्तों यहाँ बहुब्री न होकर कर्मधारय समास भी आ जाए तो दोस्तों आप यहाँ कर्मधारय भी कर सकते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखें। तो कर्मधारी नहीं है इसलिए बहुब्री हो गया है, और बहुब्री नहीं नहीं हो तो कर्मधारी हो सकता है। अगर दोनों आ जाए तो साथियों बहुब्री समास ही आपको प्राथमिकता देनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है? अव्ययीभाव समास की पहचान होती है कि इसका जो शब्द होता है उसमें विकार नहीं होता, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो और इसके अलावा जो अव्ययीभाव समास होते हैं इनके शब्द है वो शुरू होते हैं आ, हरनी, बे, यथा, प्रति इत्यादि शब्दों से दोस्तों शुरू होते हैं। याव जीवन, ईश्वर दत्त, मुँह मांगा, हथकड़ी। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा याव जीवन। याव जीवन का समास विग्रह होता है जब तक जीवन है। साथियों जब तक जीवन है, ये याव जीवन का समास विग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो साथियों आप सबको देखते ही पता चल गया होगा कि भगवान का आशीर्वाद कौन सा सबसे अच्छा रहता है। तो सबसे पहला जो सबसे पहले मिले वही दोस्तों क्या होता है? सबसे अच्छा रहता है। तो आशीर्वाद में सी बड़ी होती है और रे वो आप सबको पता है वाह के ऊपर आता है। आशीर्वाद सी रे, मतलब सी के बाद में बोला जाता है तो बाद में ही होता है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भौगोलिक गलत है बिल्कुल। भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक। तो साथियों ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होता है साथियों, भूगोल जोड़ इक प्रत्यय इसमें लगाते ही भौगोलिक बन जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक, अभिषेक,
अभिषेक और अभिषेक है तो सभी अभिषेक, लेकिन सही कौन सा है हमें ये बताना है। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसकी संधि पूछ ली जाए तो साथियों आपको इसकी संधि में आपको अभी जोड़ शेख, शेख में से तीसरा काम में लेना है, न कि दूसरा। जैसी संधि होगी, संधि होते ही तीसरा से दूसरे से में बदल जाता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। जो ये से है ये संधि में तो ये आएगा, और जैसी संधि विग्रह करेंगे तो ये से किस में बदल जाएगा, इस से में बदल जाएगा। तो साथियों आपको ये बात भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 10 है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? संतुष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट है आ गया, गलत हो गया। इसके अलावा कृतज्ञ गलत है, विशिष्ट सही है, प्रसाद गलत है, भी सही है, विशिष्ट, सलिष्ट। तो साथियों ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें सलिष्ट शब्द आया है, सलिष्ट शब्द का विशिष्ट यानी तो स्पेशल जिसे कहते हैं, और सलिष्ट कहते हैं दोस्तों सम्मिलित होना, आलिंगन होना, मतलब आपस में मिलना। जैसे हम गले मिलते हैं ना, उसी टाइप से आपस में मिलना या आलिंगन करना ही सलिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 11 है, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है? गलत कार्य करना, भूल से विष पी लेना, ऐसे ही स्थिति को भी सह लेना, कठिन काम करना। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऐसे ही स्थिति को भी सहन कर लेना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, पहाड़ के नीचे दब जाना, अपने को असमर्थ मानना, पर्वत से पत्थर गिरना। तो साथियों इस प्रश्न का आपको सबको पता है, ये तो एकदम सरल है। व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना पहाड़ टूटना कहलाता है। प्रश्न संख्या 13 है, आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ होता है? बेल को जानबूझकर मारना गलत है, बेल को मारने के लिए आमंत्रित करना बिल्कुल गलत है, जानबूझकर आफत मोल लेना, बेल से लड़ाई करना ये भी गलत है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जानबूझकर आफत मोल लेना, ये होता है आ बेल मुझे मार, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। लोकोक्ति वो होती है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है और लोगों में प्रचलित होती है या समाज में प्रचलन में रहती है। प्रश्न संख्या 14 है, अपनी पगड़ी अपने हाथ। दोस्तों पगड़ी, पगड़ी एक प्रकार की हमारी इज्जत होती है, और दोस्तों इसको इज्जत किसके हाथ में होती है? अपने हाथ में होती है। तो इस प्रकार अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऑप्शन नंबर 1 है, अपना सामान बचाना अपने हाथ में होता है, अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, पगड़ी को हाथ में सुरक्षित करना। तो साथियों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपना सामान बचाना अपने हाथ में होता है, मतलब अपनी पगड़ी अपने हाथ। प्रश्न संख्या 15 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संधि से दोस्तों एक प्रश्न पक्का जरूर आपके आएगा। तो दोस्तों नयन, नयन में कौन सी संधि है? अयादि, गुण, वृद्धि, यण। तो दोस्तों आप सबको पता है इसमें नयन में ने जोड़ अन, इसका संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ने जोड़ अन। तो दोस्तों ए आ रहा है तो ए जोड़ अन्य बिन स्वर आने पर आई बनता है। तो दोस्तों आई, आई, औ, आव, ये चार जो शब्द है वो कौन सी संधि में बनते हैं? दोस्तों अयादि संधि में बनते हैं। तो नयन भी हो गया, जैसे गायन है तो गई जोड़ अन, इस प्रकार दोस्तों नयन, गायन, इस प्रकार के जो शब्द है वो अयादि संधि में बनते हैं, क्योंकि अयादि संधि में आई, आई, औ, आव, ये चार शब्द है, इनका निर्माण होता है किनसे? ए, आई, ओ, औ। इन चार शब्दों के साथ में अन्य भिन्न स्वर आने से क्या क्रम से क्या बनता है? आई, आई, औ, आव। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैसे नयन में आई दिख रहा है ना, आई, तो इस प्रकार तो दोस्तों उनमें भी आपको कुछ ना कुछ नजर जरूर आएगा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रति जोड़ उपकार। तो दोस्तों प्रति, प्रति में ई आ रहा है और उपकार में भी ई आ रहा है, मतलब इसमें क्या हो गया? व्यंजन होगी नहीं, विसर्ग भी नहीं होगी, गुण भी, गुण और यण। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यण संधि। यण में क्या होता है? ये, वह और रे, ये चार तीन शब्द बनते हैं, ये तीनों ही हलंत होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों इसमें देखो प्रति जोड़ उपकार इसका संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों ये इसमें ई जोड़ उ आने से ये का निर्माण हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यण संधि। प्रश्न संख्या 17 है, विपत जाल में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है विपत जोड़, विपत जोड़ जाल। तो दोस्तों तय का जय बनता है, तो इस प्रकार इसमें व्यंजन संधि है वो हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, इसका संधि विच्छेद क्या है? विपत जोड़ जाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, पावक में कौन सी संधि है? अब दोस्तों देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अयादि संधि में क्या होता है? आई, आई, औ, आव। देखो पावक में आव दिख रहा है, तो आव किसे बनता है? ओ से बनता है, ओ से। तो ओ का मतलब है इसका संधि विच्छेद होगा पो, पो जोड़ अक, पो जोड़ अक, पावक। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पावक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है, संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अक, आई, आई, औ, आव, पावक, पौ जोड़ अक, पौ होगा दोस्तों, इसका बात ध्यान रखना, क्योंकि आव है इसलिए दो मात्रा आएगी ऊपर।
अगर पवक होता, पवक अब हमें बनाना होता तो दोस्तों केवल पो हो सकता था। इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है, संकीर्ण का सही विलोम होगा। संकीर्ण, संकीर्ण का बिल्कुल दोस्तों सब जानते हैं, संकुचित, गहरा, संकोचन, विस्तीर्ण। तो दोस्तों इसका हो जाएगा विस्तीर्ण। प्रश्न संख्या 20 है, उपेक्षा, उपेक्षा का सही विलोम है। उपेक्षा यानी होता है किसी का उपकार मानने वाला। तो इसका दोस्तों विलोम शब्द होता है अपेक्षा, मतलब किसी का उपकार न मानने वाला। तो दोस्तों आगे बात करें, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? कुरंग, व्याल, पनग, अही। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुरंग। तो दोस्तों कुरंग होता क्या है आपको बता दूं, ध्यान रखना। कुरंग कहते हैं हिरण को। इसके अलावा जो सर्प है, सर्प के तीनों पर्यायवाची है, पनंग हो गए, व्याल हो गए और अही हो गए। ये तीनों सर्प के पर्यायवाची है, लेकिन जो कुरंग है वो कुरंग किसका है? हिरण का पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 22 देखते हैं दोस्तों। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रश्न संख्या 22 है, किस कर्मा का शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? स्वर्ग, दोस्तों स्वर्ग का बताना है। द्युलोक बिल्कुल सही है, नाक, विभावरी, सुरलोक। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभावरी, क्योंकि दोस्तों ये विभावरी है, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा द्युलोक है, नाक है, सुरलोक है, ये सभी क्या है? स्वर्ग के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। जबकि दोस्तों अब बात करें विभावरी की, तो विभावरी किसका है? स्वर्ग का नहीं है, ये रात, रात्रि या रात का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। विभावरी कहते हैं रात को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है आपको। वे जरूर आएंगे, रावण की औरत मंदोदरी थी। औरत नहीं होती दोस्तों, यहाँ पत्नी होगी। औरत है वो, अगर कोई निश्चित नहीं हो पा रही है कि ये किसकी औरत है, तब दोस्तों उसको हम औरत कह सकते हैं। जब उसके पति का या किसी के उसका उसका संबंध जानते हैं तो दोस्तों हम उसको औरत नहीं कहते। औरत सामान्य महिला को कहते हैं। कल रात से पक्षी पेड़ में है, पेड़ में नहीं पेड़ पर, घर में केवल एकमात्र, केवल और एकमात्र दोनों आ गए, इसलिए गलत हो गया, इसलिए सही हो जाएगा वे जरूर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? जीव काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहा है, निराशा की किरणें छाई हुई है, मनीषा विदुषी स्त्री है, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो दोस्तों चौथा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, और काल चक्र और पहिया, चक्र भी आ गया और पहिया भी आया, इसलिए गलत हो गया। निराशा की किरणें छाई हुई है, किरणें कभी छाती नहीं है, कौन छाता है? छाया वो छाती है, लेकिन यहाँ किरणों के छाने की बात हुई है, तो किरणें कभी छाती नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है, मनीषा विदुषी स्त्री है। विदुषी दोस्तों इसको अगर विदुषी स्त्रीलिंग में है और इसको पुल्लिंग में देखा जाए तो विद्वान का स्त्रीलिंग ये होता है विदुषी। तो जैसे राम विद्वान है, विद्वान पुरुष है, उसी प्रकार मनीषा विदुषी स्त्री है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, गत सोमवार वह लंदन जाएगा, जाएगा और गत यानी पीछे का, गलत है। पराधीनता की बेड़ियां गले में, बेड़ियां कभी गले में नहीं होती। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया। प्रश्न संख्या 26 है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? मैंने अनेकों एकांकियां पढ़ी है, अनेकों नहीं आएगा, अनेक आएगा। 1 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 है, कृष्ण के अनेक नाम हैं, उसके पास केवल 5 रुपये मात्र है। केवल भी आ गया, मात्र भी आ गया। पिताजी वापस लौट आए हैं। दोस्तों वापस, वापस आ गए हैं या लौट आए हैं, तो दोस्तों ये जो वापस शब्द आया है, इसलिए लौट आना, वापस आना भी तो लौटना ही तो होता है। तो दोस्तों तो लौटना और वापस आना ये दोनों शब्द आ गए हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न जो अनेकों ये भी गलत है। तो दोस्तों सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 27 है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चित व्यक्ति के लिए तो दोस्तों ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ये है वह है। दोस्तों इसके जो सर्वनाम होते हैं, अनिश्चयवाचक की बात करें तो कुछ और कोई इसमें आप क्या आ जाता है। पुरुषवाचक आप सब जानते हैं, मैं, तुम, हम, ये सब होते हैं। और निजवाचक में स्वयं, खुद, अपना, ये शब्द होते हैं। तो इस प्रकार ये दो चारों की मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 28 है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? अभी बताया था दोस्तों मैंने, स्वयं, अपना, खुद, ये जब जहाँ शब्द आ जाए तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्न संख्या 29 है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मूर्धन्य व्यंजन की बात करें तो ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो क वर्ग, क, ख, ग, घ, ड़, ये कंठ्य व्यंजन होते हैं। च, छ, ज, झ, ये दोस्तों ये तालव्य व्यंजन होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। त, थ, द, ध, न ये दंत्य होते हैं। और ये र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 30 की बात करें, कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? परंतु, परंतु, वाग में, वाग में, सटमुख, सटमुख, सद्वेग, सद्वेग। तो साथियों प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परंतु, परंतु।
क्योंकि दोस्तों इसमें वाग्मी में ये गय आता हलन आएगा, सटमुख नहीं सणमुख, सण ण आएगा आधा, और इसमें सद्वेग में समवेग होता है, सद्वेग नहीं होता समवेग होता है, समवेग। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं का न जो पंचम वर्ण है, तय का पंचम वर्ण है, उसमें बदल जाता है। प्रश्न संख्या दोस्तों 31 है, किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? समविधान बिल्कुल सही है, धनंजय धनंजय बिल्कुल सही है, समनिधि सन्निधि, दिक्नाथ दिनाथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा समनिधि। बाकी सब तीनों सही है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है। आगे बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 32 की, अनुष्ठान। अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा अनुजोड़ स्थान। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। स्थान का जैसे अनु उपसर्ग लगता है तो इसका बन जाता है अनुष्ठान। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। तो साथियों इसका विसर्ग संधि हो तो जाएगी, लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या बनेगा? बहि विसर्ग जोड़ अंग, बहि विसर्ग जोड़ अंग। तो दोस्तों ये इसका संधि विच्छेद है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? पढ़ना, क्या, रामायण, कौन, लोग। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 35 है, किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक नहीं है मतलब सकर्मक है। मैं आपका नाम जानता हूं, हरभजन फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? फुटबॉल, कौन? हरभजन। साथियों यही इसका उत्तर हो जाएगा। 35 में ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36 है, किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? मुझे कोई ये अनिश्चयवाचक है, किसी ने, किसी बिल्कुल, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। तो कुछ, किसी, कोई, ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। लेकिन दोस्तों जो वह बहुत समझदार है इसमें नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है आपको ये बताना है। तो दोस्तों नंबर 1 है सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप सबको पता है, मैंने बताया था कि लड़का एक संज्ञा है और इसके साथ में ये सर्वनाम भी आ गया है। जहाँ सर्वनाम और सर्वनाम जोड़ सर्वनाम या सर्वनाम प्लस संज्ञा अगर कहीं भी आ जाए तो दोस्तों वहाँ कौन सा जो विशेषण होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार यह है सर्वनाम है और लड़का संज्ञा है, और ये संज्ञा लड़का की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों एक ही बात ध्यान रखनी है, जहाँ सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आ जाए वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? विशेषण जो 4 प्रकार के होते हैं उनमें से नहीं है। गुणवाचक बिल्कुल होता है, परिमाणवाचक भी होता है, संख्यावाचक भी होता है, लेकिन दोस्तों क्रियावाचक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, किस क्रम में यथार्थ का विलोम नहीं है? यथार्थ का विलोम शब्द बताना है आपको कि वो नहीं है। यथार्थ यानी क्या होता है दोस्तों? यथार्थ यानी होता है दोस्तों जो वास्तविक हो, जो सत्य हो, जो दोस्तों इस प्रकार इसका विलोम है वो नहीं है, ये बताना है आपको। तो आदर्श, यथार्थ का आदर्श बिल्कुल सही है। मिथ्या, यथार्थ, 1 मिनट। तो दोस्तों यथार्थ का मतलब होता है मतलब वास्तविक या जो सच में होती है या सत्य बात। तो दोस्तों यथार्थ, आदर्श यानी होता है एक मॉडल के रूप में पेश करना। तो दोस्तों मॉडल है वो सच्चा नहीं होता, आप सबको पता है। तो इस प्रकार ये इसका विलोम है। यथार्थ यानी सत्य हो गया, मिथ्या यानी झूठ हो गया, बिल्कुल सही है। यथार्थ यानी वास्तविक और कल्पित यानी काल्पनिक, ये भी सही है। यथार्थ यानी वास्तविक और सत्य यानी सत्य भी वास्तविक होता है। तो दोस्तों ये इसके आपस में समानार्थी है, ये विलोम शब्द नहीं है। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 40 है, किस क्रम में विलोम उचित नहीं है? निद्य, स्तुल्य, पतिव्रता, उल्टा बिल्कुल सही है। परितोष, संतोष, यही इसका उत्तर होगा। दोस्तों आप जानते होंगे परितोष किसे कहते हैं दोस्तों? परितोष कहते हैं, परितोष यानी होता है संतोष। परितोष या हम कह सकते हैं कि परितोष ही संतोष है। और इसका अगर विलोम शब्द पूछा जाए तो परितोष का अगर असंतोष आता तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ यह संतोष। तो दोस्तों संतोष और पारितोष है वो लगभग एक ही समानार्थी शब्द है। अब दोस्तों बात करेंगे हम 41 से 65 तक जो अंग्रेजी के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है। इसमें आपको करना क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस विच हैज बीन यूज्ड इन दिस सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस में जो टेंस काम आया है वो आपको बताना है। आई वाज स्टैंडिंग, वाज आपको वाज देखते ही पता चला कि पास्ट टेंस है। स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म है मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दोस्तों एकदम सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस आउटसाइड द
आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूस इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 में ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आई एम रीडिंग ए बुक। तो आई एम रीडिंग, तो दोस्तों आपको पता है कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विल बी। आपको करना क्या है, तो पैसिव वॉइस है, पैसिव आपको करेक्ट पैसिव वॉइस है इसका बनाना है। आई बीइंग माई डे विथ ए कप ऑफ कॉफी। तो दोस्तों आप सबको पता है आई सब्जेक्ट है, बिगिन वर्ब है, माई डे ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसको हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। माई डे इज बिगन, तो आप सबको पता है पैसिव में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है और वापस आगे का सेंटेंस वैसा का वैसा विथ ए कप ऑफ कॉफी। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा कि माई डे इज बिगन विथ ए कप ऑफ कॉफी। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, वाट डिड दे स्टील। दोस्तों वाट डिड दे स्टील, साथ में आप सबको पता होगा कि डिड वाज में बदल जाता है और तथा जब एक्टिव में अनक्लियर स्पष्ट अस्पष्ट सब्जेक्ट होता है वो तो इसमें दोस्तों पैसिव में नहीं लिखते। जब कोई इस प्रकार का अगर आपके सामने कोई सब्जेक्ट आ जाए जो अनक्लियर हो या अस्पष्ट हो जिसे कहते हैं, तो दोस्तों उसको आप पैसिव में नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 है वाट वाज स्टॉलन बाय देम। दोस्तों देम को आपको काम में नहीं लेना है ये, क्योंकि दोस्तों ये अस्पष्ट ऑब्जेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं दोस्तों, आपको इसमें आर्टिकल है वो काम में लेना है। हिज फादर इज एमएलए, खालिस्तान एमएलए। तो दोस्तों आप सबको पता है इसमें कौन आएगा, एमएलए एमएलए। तो दोस्तों आप सबको पता है ये हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, तो हिंदी की वोवेल या हिंदी के स्वरों से शुरू होने वाली ध्वनि है उनसे पहले दोस्तों एन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है बनानाज आर 12 रुपीज खालिस्तान डजन। तो दोस्तों डजन एक कलेक्टिव नाउन है, इसलिए इसके पहले कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा दोस्तों क्या आता है, ए का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बनानाज आर 12 रुपीज ए डजन, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में दोस्तों आपको सेम मीनिंग एज द वर्ड इन द बोल्ड। तो साथियों इस प्रश्न में आपको सिमिलर मतलब समान अर्थ का शब्द है उसको कलेक्ट करना है। तो प्रश्न संख्या 47 है अनकाउथ का अनमेनरली, अनटूवर्ड्स, अनवांटेड, अनविलिंग। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा अनटूवर्ड्स। इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रतिकूल, भद्दा या कठिन किसी चीज़ का होना। अगला प्रश्न है 48 फाल्स यानी दोस्तों आप सबको पता है असत्य होता है। तो दोस्तों डिफेक्टिव, अनट्रू, इनकरेक्ट और अनविलिंग। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनकरेक्ट, फाल्स का हो जाएगा इनकरेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको ऑपोजिट वर्ड है वो लेना है। तो दोस्तों इसमें ड्यूबियस का जो आपको इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो लेना है। तो साथियों इसका ड्यूबियस इन होता है अनिश्चित या संशयात्मक, मतलब जिसके बारे में निश्चित न कहा जा सके। तो दोस्तों इसमें डबल यानी एक से अधिक है, डिमाइस, इजी, एजर्ड। तो दोस्तों इसमें ड्यूबस का तो मतलब हो गया अनिश्चयात्मक, तो लेकिन इसमें दोस्तों डबल है, डबल का मतलब 2। तो दोस्तों ये इसका उल्टा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है एभोर यानी होता है दोस्तों घृणा करना, और घृणा करने का उल्टा होता है दोस्तों क्या होता है, आप सबको पता है लव करना। तो दोस्तों आपने भी लव किया होगा, आप अपने माता पिता से भी लव करते होंगे। तो दोस्तों इसका उल्टा क्या होता है, एभोर यानी होता है घृणा करना। हेट यानी भी क्या होता है, घृणा करना। तो हेट किसी से मत किया करो, मेरे से भी नहीं और इस पेपर से भी नहीं और दोस्तों अपनी पुस्तकों से भी नहीं। सभी जो ये चीज़ें अपनी नज़दीकी जो चीज़ें हैं इन सबसे प्रेम करना सीखें दोस्तों। प्रेम करने से ही दोस्तों उन्नति संभव है। आगे बात करते हैं बिना फालतू की बातें किए। प्रश्न संख्या 51 है दोस्तों, इसमें क्या करना है, ऑप्शन ए सुटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। आपको वन वर्ड है वो काम में लेना है। ए नोटिस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब आप अगर किसी मृत व्यक्ति की सूचना देते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी, मैंडेटरी, ओबिचुअरी, एक्सप्लेनेटरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ओबिचुअरी, मतलब शोक संदेश। ऑप्शन नंबर 3 है शोक संदेश को ओबिचुअरी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 है, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इसको। प्रश्न संख्या 52 है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय एन अदर, मतलब जो आत्मकथा या कहते हैं कि जीवनी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। एक होता है ऑटोबायोग्राफी, एक होता है बिबियोग्राफी, एक होता है बिब्लियोग्राफी, एक होती है मेमोरीज। तो साथियों में आप सब इसमें जो लाइफ हिस्ट्री होती है किसी एक व्यक्ति की जो लिखी जाती है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 52 में आपके उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर 2 बायोग्राफी दोस्तों हमेशा दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो बायोग्राफी तो होगी जीवनी, बिब्लियोग्राफी जो ऑप्शन नंबर आपके 3 है बिब्लियोग्राफी, इसका मतलब होता है दोस्तों ग्रंथों
एक से अधिक ग्रंथों का संचय। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देख, इसमें जो मेमोरीज एक और शब्द है मेमोरीज, मेमोरीज का मतलब होता है इतिहास। और इसके अलावा दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 1 में है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, आत्मकथा को, मतलब एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय, मतलब सेल्फ, रिटन बाय सेल्फ, मतलब खुद के द्वारा जो आत्मकथा लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी क्या होता है, बायोग्राफी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची होता है, मेमोरीज यानी हिस्ट्री या इतिहास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53 है, चूज द जेंडर ऑफ फॉलोइंग नाउन। बुलक दोस्तों बुलियन सांड होता है और उसका उल्टा काउ होता है, लेकिन यहाँ बुलक आया है तो हियरफर, ये दोस्तों इसका जो जेंडर है वो होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54 है, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल, वेल यानी होता है अच्छा। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा कि दो शब्द वेल और गुड दोनों का अर्थ अच्छा होता है, और वेल और गुड दोनों की ही सुपरलेटिव डिग्री एक ही होती है। कौन सी होती है, बेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट हो जाएगा। वेल और दोस्तों गुड, इन दोनों की ही क्या होती है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ मच। दोस्तों मच और मैनी, इन दोनों की ही जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होती है, मोर होती है। तो आप सभी को दोस्तों ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। खालिस्तान द न्यूज दैट अतुला एंड अंजू आर इंगेज्ड। तो साथियों आपको इस खालिस्तान की पूर्ति करनी है और सही वर्ब को काम में लेना है। तो दोस्तों आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ आर इंगेज आया, मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ प्रेजेंट टेंस है। तो दोस्तों प्रेजेंट है तो डिड नहीं होगा, डिड नहीं होगा, वर नहीं होगा दोस्तों, हैव यू हियर्ड होगा, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट टेंस ही काम में लिया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हैव यू हियर्ड द न्यूज दैट अतुला एंड अंजू आर इंगेज्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57 है, वेन यानी जब द रॉवर्स हैड पुट ऑल द मनी इन द बैग दे, खालिस्तान है फ्लेड, प्लीड, फ्ली, हैज फ्लेड। दोस्तों ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दोस्तों ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों ये आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है। दोस्तों आपको यहाँ बताना है कि वेन द रॉबर्स, जब चोर, हैड पुट ऑल द मनी इन द बैग, बैग में डाल देते हैं, तब वो क्या करते हैं, दे फ्लेड यानी वो भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ कौन सी हेड है, हेड पुट है, वर्ब की दोस्तों अब पास्ट परफेक्ट टेंस है एक जगह, तो दोस्तों दूसरी साइड में वेन आया है, तो इसलिए दूसरी साइड में दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस है, उसकी सेंस आएगी, तो दे फ्लेड यहाँ आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट सेंटेंस है वो आपको काम में लेना है। तो साथियों मैं आपको बताऊं, मीनू वर्कड हार्ड लिस्ट शी फेल्ड। लिस्ट है वो सभी में आपको सबको पता आया है, और लिस्ट का एक नियम है साथियों, वो क्या है कि लिस्ट का मतलब होता है ऐसा न हो कि, और इसके बाद में दोस्तों हमेशा शुड है वो आता है, और दोस्तों शुड के बाद में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों लिस्ट के बाद में शुड आएगा, पहली बात तो शुड दो ही सेंटेंस में है, और शुड के बाद में इसमें नोट आया है, जो कि नोट कभी भी नहीं आता, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। मीनू वर्कड हार्ड लेस्ट शी शुड फेल, मतलब फेल होने से पहले या फेल होने के भय से दोस्तों वो पढ़ाई करती है। मीनू वर्कड हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करती थी। प्रश्न संख्या 59 है, फाइल्स आर खालिस्तान और डिकेइंग मैटर। दोस्तों आपको इन शब्दों को काम में लेना है, और दोस्तों आपको इनको काम में लेते हुए एक पूरा सेंटेंस है वो बनाना है, क्रिएट करना है। तो इस प्रश्न में दोस्तों हो जाएगा, फाइल्स आर मोस्टली फाउंड नियर फ्रेश, मतलब फाइल्स आर, इसके बाद में ये हो जाएगा मोस्टली फाउंड नियर फ्रेश डंग एंड मोस्ट डैम्प रोटिंग और डिकेइंग मैटर। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके PRSQ, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 60 है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इंडिसिप्लिनेबल। तो दोस्तों आप इन चारों में से एक आपको सही स्पेलिंग है वो उसको आपको कलेक्शन करना है। तो साथियों इसमें जो एकदम करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सी हो जाएगी, नंबर 3 इंडिस्पेंसेबल। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, परम आवश्यक या अति आवश्यक। प्रश्न संख्या 61 है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन प्लीज। दोस्तों प्लीज है ये दोस्तों एक प्रकार की क्या है, वर्ब है, और आपको इसको नाउन यानी आपको संज्ञा में परिवर्तन करना है। तो दोस्तों संज्ञा में परिवर्तन जैसे करते हैं तो इसका क्या होता है, प्लीज्ड। ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको अब इन सब सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज।
तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो डायरेक्ट स्पीच आदेशात्मक अगर वाक्य होता है, आदेशात्मक का मतलब होता है ये आदेश दे रहा है, डोंट मेक नॉइज, मतलब शोर मत कीजिए। तो जब अगर डायरेक्ट स्पीच में आदेशात्मक वाक्य है तो आदेशात्मक वाक्य में दोस्तों हम किसी भी प्रकार का ऑर्डर देते हैं, आगे वाले को क्या है वो हम आदेश देते हैं। तो इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच में दोस्तों सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। और इसलिए दोस्तों जब सबसे पहला ऑप्शन है आस्क है, ये तो दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अनुसार जो बाकी रूल्स है उनको देखते हुए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है, ही टोल्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज। ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है, आई सेड टू हर ही इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, आई टोल्ड हर दैट ही वाज ए गुड बॉय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट मॉडल। मॉडल आपको काम में लेना है, दे खालिस्तान गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो दोस्तों आपको पता है फ्यूचर में कोई काम अगर निश्चित समय पर करने के लिए आप पहले से ही कर देते हैं तो दोस्तों इसमें आपको क्या काम में लेना होता है, सेल या विल बी को काम में लेना होता है। विल बी ऑप्शन में नहीं है इसलिए सेल यहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करेक्ट द इरर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की इरर कहाँ है ये आपको बतानी है। ही सेड चावी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ आवर कॉलेज। दोस्तों आप सबको पता है यूनिक भी एक मोस्ट ही होता है और मोस्ट भी आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है वो दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का यहाँ इसमें स्पेल्ड वर्ड है दोस्तों, यहाँ गलती है। अब दोस्तों 66 से 85 तक जो प्रश्न है वो राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियों से संबंधित होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और दोस्तों आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं ये भी जरूर बताना। प्रश्न संख्या 66 है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। थार मरुस्थल आप जानते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसकी बात हो रही है, तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल 61% है और जनसंख्या 40% है। तो दोस्तों आप सबको पता चल गया होगा कि इसका उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि दोस्तों राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसमें सबसे अधिक दोस्तों कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल है। नंबर 2 पर अरावली पर्वतमाला है, नंबर 3 पूर्वी मैदानी क्षेत्र है और नंबर 4 दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र है वो थार का मरुस्थलीय या पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो है होता है दोस्तों, उसमें राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या 40% जनसंख्या रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67 है, राजस्थान में लौटते मानसून का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, मार्च से जून, जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी। तो दोस्तों लौटते हुए मानसून कब होता है दोस्तों, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। प्रश्न संख्या 68 है, बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। बांस बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और उदयपुर। तो दोस्तों बांस है वो मुख्य रूप से राजस्थान के उदयपुर जिले में पाया जाता है। आगे बात करें दोस्तों तो आगे प्रश्न है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युगम को प्राप्त होता है। सोम कमला अंबा परियोजना से लाभ किन जिलों को प्राप्त होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर प्रतापगढ़, उदयपुर बांसवाड़ा। तो उदयपुर और जो डूंगरपुर जिले हैं दोस्तों इन 2 जिलों को इस परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ है वो प्राप्त हो रहा है, उदयपुर और डूंगरपुर। इसके बाद दोस्तों बात करें सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना होगी सोमाई जाखम जो नदी है आप सबको पता है इनका संगम है वो बेणेश्वर धाम के किनारे दोस्तों है जो कि डूंगरपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले में द्वारा उत्पादित किया जाता है। दोस्तों आप सबको पता है सिरोही में जो शीरा खाएगा उसको क्या सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होगी दोस्तों, चीकू की। चीकू खाने के बाद में शीरा खाएगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। सिरोही में चीकू है वो सबसे अहम फल है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इनकी डेफिनेशन दिए बिना आपको पेपर मात्र 15 या 18 मिनट में करवा दिया जाए तो दोस्तों आप अपना कमेंट है जरूर लिखिए, आपके सुझाव के अनुसार दोस्तों जरूर है वो कार्य किया जाएगा, उस पर जरूर अमल किया जाएगा। दोस्तों अगर इनकी डेफिनेशन देनी होगी तो टाइम थोड़ा सा लंबा जरूर बनता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही छोटा वीडियो बने। प्रश्न संख्या 71 है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। सन 1938 की बात हुई है कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है जमनालाल बजाज। प्रश्न संख्या 72 है, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि मोहम्मद यूनुस समिति है और पर्यटन उद्योग को दोस्तों उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया। तो प्रश्न संख्या 72 का उत्तर हो जाएगा 1989, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ है। पशु पोषण आहार यानी होता है दोस्तों पशुओं का भोजन। तो दोस्तों ये है जामरोली जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 74 है, सॉरी दोस्तों प्रश्न संख्या 74 है,
निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो दोस्तों वो है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों अगर ये पेपर में छप गया तो आपको दोस्तों 100% सही करना है। प्रश्न संख्या 75 है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 का सूत्रधार कौन है? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महेश्वर। प्रश्न संख्या 76 है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारों की, दोस्तों बहुत अच्छा नाम है जो आप इन चारों में से दिख रहा है, पीलो मोलो भीनवाल, ये दोस्तों किसका? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी का नाम है। प्रश्न संख्या 77 है, वह स्थान जहां कालीबाई शहीद हुई थी। दोस्तों बहुत ही पॉपुलर नाम है, सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, रास्तापाल कांड। दोस्तों ये बांसवाड़ा में हुआ था। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 78 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की, तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल है वो इसकी स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ या आरंभ हुआ था? दोस्तों संगठित किसान आंदोलन जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहलाता है, जो कि 1897 में बिजोलिया भीलवाड़ा से प्रारंभ हुआ माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है, वीर सतसई बल्लभ द्विलास राम रंजाट के लेखक। तो दोस्तों वीर सतसई, ये तो आपने नाम बहुत बार सुना होगा। दोस्तों ये किसकी कृति है? सूर्यमल मिश्रण की। नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा के बारे में भी आपने सुना होगा। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है? तो दोस्तों ये किसका है? रणथंभौर का जो किला है इसका नौलखा दरवाजा है, वहां का भाग है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई? अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा शरीर पुरुष का है और आधा शरीर स्त्री का है। तो दोस्तों अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। कहाँ से दोस्तों? आभानेरी दौसा से। प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? मल्लीनाथ जी का मेला घाघरोण बिल्कुल गलत है दोस्तों, यही इसका उत्तर हो जाएगा। बाबूजी कोलीगांव जोधपुर, तेजाजी खरनाल नागौर, रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर। तो दोस्तों मल्लीनाथ जी है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जो नाम है देवरा है, वहाँ स्थित है दोस्तों मल्लीनाथ जी। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 84 है, राजस्थान के में 13 पंथी के प्रवर्तक रहे हैं, श्रमणनाथ जी, जिनसेन जी, भिक्खण जी, धरणी वराह जी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भिक्खण जी। जो दोस्तों 13 पंथी संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? भिक्खण जी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, अक्षय तृतीया। अब बूझ सवा आप सबको पता है राजस्थान में होता है, और इस दिन बिना ब्राह्मण को पूछे सीधा शादी में फेरे ले लिए जाते हैं, आप सबको पता है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया और एक है निर्जला एकादशी। दोस्तों आपको बताना है इन चारों में से सही कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि आपने अक्षय तृतीया को भोजन तो बहुत बार जीमा होगा, और इस बार भी आप तैयार बैठे होंगे कि कब अक्षय तृतीया आए और कब दोस्तों हम अपने दोस्तों के शादी ब्याह में जाएँ और रसगुल्ले मिठाई खाएँ। तो दोस्तों मिठाई अब आपको यहाँ खानी है और बताना है कि वो मिठाई आप कब खा रहे हो, मतलब इन चारों में से कौन से 2 सेंटेंस है वो सही है, कौन से 2 त्योहार है वो सही है, वो आप। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपना उत्तर है कमेंट में जरूर बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लाइक करने को देखकर दोस्तों आगे भी इसी भी प्रकार का रोचक जो पेपर है वो बनाएं दोस्तों। इसलिए आपका कमेंट जरूरी है कि ये पेपर आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और आपने अगर अभी तक हमारे